हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पंकज। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स या दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि काफ़ी दिनों से मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था कि काफ़ी सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है दवाइयों को लेके, कि कौन सी दवाई यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो इसी सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसको बनाने में जो सोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं, उसमें जो सबसे पहला सोर्स है वो है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज़ MOHFW, दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया। एंड द थर्ड वन इज़ CDC, दैट इज़ योर सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA। इसके अलावा मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड से बात की है, जो डॉक्टर फ्रेंड जो US में रह रहे हैं, UK में रह रहे हैं, और कुछ इंडियन डॉक्टर से भी बात की है। और सबसे बात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसी के बेसिस पे इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो दवाई है वो है HCQ, जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं। ये दवाई जो है ये बेसिकली मलेरिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में यूज़ की जाती है। तो शुरू में देखा गया था कि इस दवाई की बहुत हवा हुई थी। इवन US ने भी इंडिया को ऑर्डर दे दिया था कि उन लोगों को इंडिया से HCQ इंपोर्ट करनी थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च चला, इसमें कुछ चेंजेस आए, तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि HCQ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो HCQ यूज़ करनी है हमको हाई रिस्क ग्रुप के अंदर। अब वो हाई रिस्क ग्रुप होता क्या क्या है? तो हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, या ऐसे मरीज़ जिनको क्रोनिक लंग, किडनी या लीवर डिजीज़ है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट, या फिर मॉर्बिड ओबेसिटी वाले पेशेंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान ये देने वाली है कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन है ये हमेशा स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में ही इसको चलाना है, ठीक है। खुद से इस दवाई को नहीं लेना है। HCQ जो शुरू करेगा वो आपका डॉक्टर ही शुरू करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब इस दवाई पे रिसर्च की गई तो देखा गया कि इस दवाई के अंदर इन विट्रो एक्टिविटी थी अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस। इन विट्रो का मतलब होता है कि जब हम लैब में टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, जब लैब में इस मेडिसिन को टेस्ट किया गया कोविड-19 के अगेंस्ट, तो देखा गया कि इसमें कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट एक्टिविटी थी। और जब हम किसी चीज़ को ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर टेस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन वीवो एक्टिविटी। तो उसके बाद काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इस पे किए गए। तो हमारे जनरली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ और इतने ट्रायल्स होते हैं, और ये सब होने में काफ़ी समय लगता है। बट अभी जो ट्रायल्स किए गए वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में किए गए। तो इन ट्रायल्स के अंदर हुआ क्या कि काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, और ये जो ट्रायल थे वो स्मॉल सिंगल सेंटर स्टडीज़ थी। तो इन स्टडीज़ में देखा गया कि ये दवाई बेनिफिशियल पाई गई। पर उसके बाद कुछ लार्ज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की गई। इवन उन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में भी कुछ लिमिटेशन थी, पर उन स्टडीज़ में देखा गया कि इस दवाई का कोई खास इफेक्ट नहीं है मोर्टेलिटी के ऊपर, ठीक है, और ना ही कोई क्लिनिकली मीनिंगफुल आउटकम है। तो इसका जो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जितनी भी ऑन गोइंग रिसर्च हो रही है उसके आधार पे देखा गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई खास रोल नहीं है कोरोना से होने वाली मोर्टेलिटी को कम करने में। तो इसके जो एविडेंस हैं HCQ के वो काफ़ी लिमिटेड हैं, इसलिए अगर HCQ को शुरू करना है तो वो जो डिसीज़न होना चाहिए वो आपका जो डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर, वही लेगा। आपको खुद से कभी भी HCQ शुरू नहीं करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि जनरल पॉपुलेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर डॉक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो आपको शुरू करनी है HCQ पेशेंट को, वो शुरू करनी है अर्ली इन द डिजीज़ कोर्स। ये अकॉर्डिंग टू CDC है, और जब आप इसको अर्ली इन द डिजीज़ कोर्स शुरू करेंगे तभी इसके मीनिंगफुल आउटकम आते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो HCQ दवाई है वो आपको अवॉइड करनी है सीवियर डिजीज़ के अंदर। इसका मतलब कि जो HCQ आपको शुरू करनी है वो केवल शुरू करनी है माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमेशा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुरू करने से पहले पेशेंट का ECG मैंडेटरी है, बिकॉज ये जो HCQ है ये ECG में कुछ चेंजेस करती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये क्या करती है
कि ईसीजी की एक फाइंडिंग होती है क्यू, जिसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। तो ये जो एचसीक्यू होती है ये क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करती है, जिससे कि पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि इसकी जो गाइडलाइन ये है कि एचसीक्यू को आपको अवॉइड करना है अगर किसी मरीज का क्यूटी इंटरवल 500 मिली सेकेंड से ज़्यादा है। अगर किसी का क्यूटीसी इंटरवल मोर देन 5 मिली सेकेंड है, उस केस में एचसीक्यू कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ पे ये हमको यूज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए एचसीक्यू को शुरू करने से पहले हमेशा ईसीजी का असेसमेंट मैंडेटरी है। एमओएचएफडब्ल्यू के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसमें जो एचसीक्यू का डोज है वो है 400 मिलीग्राम बीडी देना है फर्स्ट डे, उसके बाद 200 मिलीग्राम बीडी देना है फॉर 4 डेज के बाद, 400 मिलीग्राम फॉर 4 डेज। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर ईसीजी असेसमेंट, और ये बात हमेशा याद रखनी है, इट इज यूज्ड ओनली इन माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीडीसी एंटीबायोटिक्स का रूटीन यूज़ उन लोगों ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है अनटिल अनलेस अगर कोई क्लिनिकल सस्पिशन नहीं है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। पर फिर भी स्टिल इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स और काफ़ी सारी लोकल गाइडलाइंस हैं जिनमें कि एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जा रहा है। तो आपको एंटीबायोटिक खानी है या नहीं खानी है इसका डिसीजन भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ही लेगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एमओएचएफडब्ल्यू कि कुछ पेशेंट्स के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए एक होता है कि इस एक पेशेंट है उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन है, उसको एक वायरल इन्फेक्शन पहले से है, तो उससे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी कम होने की वजह से कभी कभी पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग इम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर सकते हैं एज पर लोकल गाइडलाइंस। और ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि ओल्डर पीपल होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि कैंसर के पेशेंट, एचआईवी के पेशेंट, सीकेडी के पेशेंट, या चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज योर आईवी मेथाइल प्रेडनिसोलोन। ये एक तरीके का स्टेरॉयड है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू एमओएचएफडब्ल्यू हमें यूज़ करना है मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज़ में। ये कभी भी माइल्ड डिजीज़ में यूज़ नहीं करना, और ना ही इसको खुद से या फिर किसी क्वैक के द्वारा लगवाना है। ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में हॉस्पिटल के अंदर ही शुरू किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर बेसिकली इन मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज़ में हम एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं। जो एंटीकोगुलेंट्स हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जा रहे हैं वो हिपेरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन यूज़ किया जा रहा है। ये भी अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर ही दिया जाना है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं जिन पे कि रिसर्च चल रही है, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर जो ड्रग है वो केवल इमरजेंसी में दी जाएगी एंड आफ्टर ऑथराइजेशन, वो ऐसे ही किसी को नहीं दी जाएगी। और जो रेमडेसिविर है वो सीवियर डिजीज़ में यूज़ की जाएगी ऐसे पेशेंट्स के ऊपर जो कि ऑक्सीजन पे हैं और इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। और रेमडेसिविर को शुरू करने में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखना है, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेज्ड एएसटी एएलटी, या फिर ये ऐसे पेशेंट में यूज़ नहीं करनी जिनको सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग फीमेल में, और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एक और नई ड्रग है टोकिलीजुमैब, और लास्ट में आपका कन्वलसेंट प्लाज्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी भी जो होती है वो केवल मॉडरेट केसेस में यूज़ करनी है। और प्लाज्मा थेरेपी में करते कुछ नहीं है, बस कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि कोविड इन्फेक्शन हुआ था और वो उससे रिकवर हो गए, उनके प्लाज्मा के अंदर कोविड-19 वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उस प्लाज्मा को डोनर से निकाल के रेसिपिएंट में इन्फ्यूजन कर दिया जाता है। तो ये भी उन्हीं लोगों को देनी है जिनको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती जा रही है। इवन आप उनको स्टेरॉयड दे रहे हैं तब भी वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, उस केसेस में ये प्लाज्मा थेरेपी हमें यूज़ करनी है। लास्ट में कुछ सप्लीमेंट थेरेपी है। सप्लीमेंट थेरेपी में पहली है जिंक। तो जिंक का जो ऐसे पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हैं उन केसेस में 50 मिलीग्राम बीडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पर हेल्दी पेशेंट्स में ये ऐसे हम हेल्दी पेशेंट में इसको नहीं दे रहे हैं, पर अगर देनी भी है, किसी को लेना भी है तो बीडी नहीं लेना, ओडी चाहे तो वो ले सकता है। विटामिन सी
विटामिन सी का जो डोज है कोविड पॉजिटिव पेशेंट में वो है 500 मिलीग्राम बीडी। और मैं अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्दी लोग इस डोज को ना लें, क्योंकि जो 500 मिलीग्राम बीडी डोज है वो केवल पेशेंट्स के लिए है। ठीक है, सीडीसी की काफ़ी सारी रिसर्च चल रही हैं जिसके हिसाब से इवन यहाँ तक देखा गया है कि वो लोग पेशेंट्स में भी इसको ऐसे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा विटामिन सी देने से जो कोरोना के केस में अंदर इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बनते हैं, जैसे कि सीआरपी हो गया आपका। तो जब उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उनके फॉल्स रिपोर्ट आते हैं, इसीलिए विटामिन सी को भी अंडर सुपरविजन ही दे रहे हैं वो लोग। पर हमारे यहाँ इंडिया में हम कोविड पेशेंट्स को दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन इज योर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड द लास्ट वन इज विटामिन D3 कैप्सूल्स। देखिए विटामिन D3 के कैप्सूल जो हैं उस पर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहले 6 डेज में एक कैप्सूल पर डे दे दो, उसके हिसाब से हर वीक एक कैप्सूल 6 वीक तक। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले 3 दिन एक कैप्सूल डेली दे दो, उसके बाद एक कैप्सूल एवरी वीक फॉर 6 वीक। पर इसमें भी दिक्कत ये है कि विटामिन D3 भी आइडियली शुरू करनी चाहिए विटामिन D3 के ब्लड लेवल देखने के बाद। विटामिन D3 का जो नॉर्मल ब्लड लेवल है वो है 30 से लेके 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर 30 से कम होगा तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, 100 से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसीलिए विटामिन D3 को आइडियली हमेशा उसके ब्लड लेवल चेक करके ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। पर क्योंकि अब इस कोरोना सिचुएशन में सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये ब्लड चेकअप करवा पाएँ, तो हम लोगों ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि एटलीस्ट आप 4 कैप्सूल ले सकते हैं। वो भी कैसे कि एक कैप्सूल वीकली ले लीजिए 4 वीक तक। बट अगर उससे ज़्यादा कैप्सूल्स लेने हैं तो हम लोग बोलेंगे कि आप अपना डॉक्टर्स को दिखाइए या फिर ब्लड चेक कराइए, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लें। और लास्ट में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ये दवाई तो हैं ही जो ट्रीट करने के लिए हैं, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क का प्रॉपर यूज़ करना, बार बार हाथों को धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ठीक है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। तो मेरी आप लोग से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारे नियमों का पालन करें, और किसी भी फेक न्यूज़ जो कि आप फेसबुक पे देखते हैं और या फिर व्हाट्सएप पे देखते हैं उसको ना मानें, खुद से दवाइयाँ ना खाएं। आपको कोई भी दिक्कत है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या फिर हेल्थ फैसिलिटी से कांटेक्ट करें और उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाइयाँ लें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।